जैसे जब आप कहते हैं ना कि इतनी गर्मी क्यों चढ़ रही है, इतना माथा गर्म क्यों हो रहा है, मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी बाहर आने वाली है, उससे सराउंडिंग में क्या होने वाला है, डिस्ट्रक्शन। मतलब सामने वाले के बॉन्ड रीअरेंज हो जाएंगे, इसलिए चेतावनी देते हैं कि यहां से चले जाओ, मेरा माथा गर्म हो रहा है। मतलब जो भी एनर्जी आएगी उससे डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो बेसिक डिफरेंस पहला लिखें आप, वर्क इज द कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी, constructive form of energy, and heat is the destructive form of energy. Work is the constructive form of energy and heat is the destructive form of energy. इसी बात को दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, वर्क appears in the organized form or work causes organization, it causes or it appears in the form of organization, or you can say organized form of energy, or heat is nothing but unorganized form of energy. इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझ लें, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में हैं, आप एक लिफ्ट में हैं, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। आप किसी सर्टेन फ्लोर पे पहुंचना चाहते हैं, किसी सर्टेन फ्लोर पे आप पहुंचना चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि आपके बॉडी पार्ट, सारे पार्ट बिल्कुल एक डायरेक्शन में ट्रेवल करें और एज ए पैकेज आप ऊपर पहुंचे, जैसे नीचे थे पूरा पैकेज का पैकेज, तो आप ये कहेंगे कि लिफ्ट ने जो एनर्जी खर्च की वो किस फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में। और अगर आप टॉप पे पहुंचे, अपने फ्लोर पे पहुंचे, आपका पैर पहले पहुंच गया, हाथ बाद में पहुंचा, पैर पहले पहुंच गया, हाथ बाद में पहुंचा, पहुंचे तो अपनी फ्लोर पे बट पैकेट्स में पहुंचे, तो काम तो लिफ्ट ने तो फिर भी एनर्जी खर्च की आपको वहां तक पहुंचाने में। आप पैकेट्स में पहुंचे तो जो लिफ्ट ने एनर्जी खर्च की वो क्या है, हीट। क्लियर है? ऐसे समझ लें जैसे 10% एक लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर 10% या 5% या कोई नंबर ऑफ पर्सन बिल्कुल एक लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, देन दे आर डूइंग वर्क। और अगर वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, अगर वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एनर्जी खर्च कर रहे हैं किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो वर्क कॉजेज ऑर्गेनाइज्ड मोशन एंड हीट कॉजेज अनऑर्गेनाइज्ड मोशन।
तो ऑर्गेनाइजेशन और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एक ही बात है, या मोशन की बात भी कह सकते हैं। वर्क कॉजेज ऑर्गेनाइज्ड मोशन एंड हीट कॉजेज अनऑर्गेनाइज्ड मोशन। थर्ड डिफरेंस, आप मुझे अपने आप कॉमन एक्सपीरियंस से बताओ। कॉमन एक्सपीरियंस से विशाल बोलेगा। यस कि सर। हाँ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वर्क के फॉर्म में। तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए? इट द नेसेसरी कंडीशन? मतलब सर आप ये पूछ रहे हो कि मतलब अगर सिस्टम ने उस बाहर मतलब कोई वो वर्क करा है मतलब उस सराउंडिंग पे, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं बेटा कि वर्क के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए, to transfer energy in the form of work, do we need the system and surroundings at different temperature? प्रॉब्लम क्लियर हुई आपको? सर प्रॉब्लम तो आ गई सर, सोच रहा था, आंसर सोच रहा था। हाँ, प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझ में आई? व्हाट आई सेड? यस सर। Do we need the different temperatures of system and surroundings to transfer energy in the form of work? यस सर, मेरे को तो सर शायद से लग रहा है सर चाहिए। पक्का नहीं पता सर मेरे को सर इसका आंसर। ओके, कोई भी आप में से आंसर करना चाहता हो? एनीबडी? सर वर्क वर्क ट्रांसफर करने में सर टेम्परेचर का रोल नहीं होगा सर। अगर सर हीट में करेंगे सर चेंज तब होगा, क्योंकि सर आउटर के या इनर में अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होगा सर तब टेम्परेचर चेंज होगा सर बॉडी में। हाँ, आपने बहुत सही पॉइंट बोला है। To transfer energy in the form of work, we do not require temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस से जो एनर्जी फ्लो होगा, दैट विल नॉट बी द वर्क। तो नेक्स्ट डिफरेंस है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्क में लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस between system and surroundings is not required. Temperature difference between system and surroundings is not required. अगर आप एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क, बट अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हैं, देन टेम्परेचर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज रिक्वायर्ड। जैसे मान लीजिए आपके पास हॉट वाटर है, हॉट वाटर, आप लोग हॉट वाटर पिए आजकल खूब, हॉट वाटर पिए सुबह से शाम तक, हमेशा जब भी प्यास लगे हॉट वाटर पिए। आप कोरोना के चांसेस 99% तक कम कर सकते हो। जस्ट टेक हॉट वाटर। तो मान लीजिए आपके पास हॉट वाटर है और आप इसको ओपन छोड़ दो तो थोड़ी देर के बाद एक कूल होने लगता है। कूल होते होते ये इसका टेम्परेचर किससे मैच करने लगता है? सराउंडिंग से।
ये कब तक कूल होगा? जब तक कि सराउंडिंग के बराबर टेम्परेचर ना हो जाए। तो कूल होगा कैसे? ये सराउंडिंग को एनर्जी देगा। जब ये कूल होगा तो सराउंडिंग को एनर्जी देगा। ये एनर्जी क्या है? हीट या वर्क? द एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ध्यान देना, पहले ये मान लो T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 पे है, T1 ग्रेटर देन T2, बट ये एनर्जी का लॉस करता रहेगा करता रहेगा। कब तक एनर्जी का लॉस करेगा? टिल T1 इक्वल टू T2 लॉस करता रहेगा इस पॉइंट तक। ये जो एनर्जी लॉस की सिस्टम ने सराउंडिंग को दी, दैट एनर्जी इज हीट, नॉट वर्क। तो टेम्परेचर डिफरेंस नेसेसरी है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तभी आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है इतना सबको? ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, बट कुछ कॉमन बातें भी हैं। नेक्स्ट लिखो। ये तो वर्क और हीट के डिफरेंसेस हैं। अभी आगे और पॉइंट्स आएंगे, वो डिफरेंसेस तब ऐड करेंगे और समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट कॉमन बात लिखो एक, बोथ अपीयर्स एट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडिकल एग्जाम में एसएसएन रीजन में कई बार आया है। बोथ अपीयर्स एट बाउंड्री of system and surroundings। मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, बताइए कौन सा मीनिंगफुल है और कौन सा मीनिंगलेस है। The heat of a system is 40 किलोजूल, और दूसरा, the heat lost by a system is 40 किलोजूल। तीसरा, the heat gained by the system is 40 किलोजूल। ये तीन सेंटेंसेस मैंने आपको दिए। क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन सा सेंटेंस मीनिंगलेस है? तो इसमें पहला सेंटेंस मीनिंगलेस है। सेकंड और थर्ड मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं। जब आप ये कहते हैं हीट लॉस्ट, जब ये वर्ड यूज करते हैं लॉस्ट, इसका मतलब आप क्या चीज बता रहे हैं?
जब आप ये वर्ड यूज करते हैं लॉस्ट, इसका मतलब आप क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? एनर्जी इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम। जब आप कहते हैं हीट गेन्ड, गेन्ड वर्ड क्या बता रहा है? एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो जब भी आप हीट वर्ड लिखेंगे, साथ में आपको लॉस्ट या गेन्ड लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज हीट वर्ड मीनिंगलेस है। समझ में आया कि नहीं? और ये जो लॉस्ट और गेन्ड वर्ड है, ये आपको हीट फ्लो का पाथ भी बता रहे हैं। लॉस्ट और गेन्ड वर्ड आपको पाथ की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। इसलिए हीट किस तरह का फंक्शन है, किस तरह की प्रॉपर्टी है? पाथ फंक्शन। स्ट्रेट फंक्शन नहीं है। हीट इज अ पाथ फंक्शन। ये साथ में लॉस्ट और गेन्ड वर्ड आपको हीट फ्लो का पाथ बताएंगे। कार्तिक, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, कैमरा ऑफ कर रखा है, कल तुमने टाइमली ऑन कर लिया था। नहीं सर, ये कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी ऑफ हो जाता है। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप बताओ मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस। आई हैव 40 किलो जूल वर्क। आई हैव 40 किलो जूल वर्क। मीनिंगफुल और मीनिंगलेस? मीनिंगलेस सर। मीनिंगलेस क्यों है मीनिंगलेस? सर क्योंकि मेरे पास 40 जूल वर्क है, इसकी कोई सेंस नहीं है कि मेरे पास कोई 40 जूल वर्क है। मेरे ऊपर 40 जूल वर्क है करा गया है, फिर मैंने 40 जूल वर्क किया, वो एक मीनिंग लाता है। यस, ठीक कहा बिल्कुल। आई हैव 40 किलो जूल वर्क, ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है। बट अगर मैं इसको कर दूं आई हैव डन 40 किलो जूल वर्क, आई हैव डन 40 किलो जूल वर्क, तो ये मीनिंगफुल है। मींस आपने 40 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम कर दी, खर्च कर दी वर्क के फॉर्म में। कहां गई होगी वो? सराउंडिंग पे। तो वर्क और हीट को सीधे सीधे मैं बोलूं, वर्क एंड हीट आर नथिंग बट एनर्जीज इन ट्रांजिट। दे आर एनर्जीज इन ट्रांजिट। और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दे अपीयर एट बाउंड्री। अब जरा सोचिए,
वर्क का नाम बदल जाता है, वर्क का नाम बदल जाता है। क्या नाम बदल जाता है? देखें, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया, सराउंडिंग ने सिस्टम में वर्क किया, सिस्टम पे वर्क किया, ओके, कुछ वर्क किया, 40 किलो जूल वर्क किया। जब ये वर्क सिस्टम पे कर दिया तो सिस्टम के अंदर ये एनर्जी स्टोर होती है। रिमेंबर, एनर्जी कभी भी लॉस्ट या क्रिएट नहीं हो सकती। होता क्या है, एनर्जी का फॉर्म बदलता है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। व्हाट कैन वी डू? वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सिस्टम पे वर्क किया, सराउंडिंग ने किया, इसका मतलब ये होगा कि दिस मच एनर्जी इज गेन्ड बाय द सिस्टम। जैसे ही ये एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाएगी, उसका नाम बदल जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। जब तक ये फ्लो हो रही है, जब तक ये फ्लो हो रही है तब तक उसका नाम है वर्क या हीट। और जैसे ही सिस्टम में स्टोर हो गई तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी। आफ्टर बीइंग स्टोर्ड, वर्डिंग पे ध्यान देना। तो क्या इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी इन ट्रांजिट? आंसर है नो। केवल वर्क और हीट है एनर्जी इन ट्रांजिट, केवल वर्क और हीट। एक बार एनर्जी स्टोर हो गई तो उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मजदूरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सारे काम मजदूरी ही होते हैं। कोई काम कर रहे हैं और आपको से उस दिन के ₹300 मिल गए। जहां आपने काम किया आपको ₹300 मिल गए। जब ये पैसे आपको ₹300 मिले तब इसका नाम होगा दिहाड़ी। भाई इतना मिला एक दिन में, तो नाम होगा दिहाड़ी। आप इसको घर पे ले गए, आपने उसको सेफ रख लिया, सेविंग कर ली उतने की। सेविंग करते ही उसका नाम बदल जाएगा, फिर उसको दिहाड़ी नहीं कहोगे। क्या नाम होगा उसका? आपकी इनकम हो जाएगी। बैंक बैलेंस भी कह सकते हो, इनकम कह सकते हो, बैंक बैलेंस कह सकते हो। एक बार आपने सेविंग कर ली तो क्या उसको दिहाड़ी ही कहोगे? नाम बदल जाएगा कि नहीं उसका? दिहाड़ी तो वो है जब आपने वर्क किया, उसके आपको उस वक्त मनी मिली। तो दिहाड़ी तब कहलाएगी जब वो मालिक से ट्रांसफर होगी वर्कर पे, दैट विल बी दिहाड़ी। और आफ्टर बीइंग सेव्ड और स्टोर्ड उसका नाम बदल जाएगा। लाइकवाइज यहां भी यही है, वर्क और एनर्जी हीट ट्रांसफर के वक्त नाम होते हैं, एक बार स्टोर हो गए तो उसका नाम बदल जाएगा, वो होगा इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है, लिख लें फर्दर। इंटरनल एनर्जी। अब वर्क और हीट से हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्क और हीट का डिटेल अभी आगे बहुत आएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे।
इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से और ई से। इंटरनल एनर्जी है क्या? जितनी भी एनर्जी आप सोच सकते हैं वो सारी एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी क्या है? ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे आप स्टार्ट करें राइट फ्रॉम न्यूक्लियस, तो आप कहें न्यूक्लियर एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, फिर एक एटम की एनर्जी की बात करें, उसके मोशन की बात करें तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूल बनता है तो बॉन्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी आप सोच सकते हैं वो सारी आप सोच लो। फर्दर एनर्जीज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जितनी एनर्जी आप सोच सकते हैं वो सारी एनर्जी सोच लें। केवल दो एनर्जीज को छोड़कर, एक्सेप्ट, कौन कौन सी दो एनर्जीज को छोड़ना है? एक तो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, और दूसरी ग्रेविटेशनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में जितनी भी एनर्जी एक सब्सटेंस की हो सकती है, जितनी भी एनर्जी एक सब्सटेंस की हो सकती है, वो सारी एनर्जीज आप ले लें एक्सेप्ट दीज टू एनर्जीज। जरा प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, जरा सोचिए आप अपने आप, अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड करें तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड करें तो क्या होगा? तो ये होगा कि मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे सीढ़ियों के थ्रू जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आप पहुंचे तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी थोड़ी। क्यों बढ़ जाएगी? फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते ही इंटरनल एनर्जी बताओ। क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, mgh। सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड फ्लोर पे जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ेगी। तो आपके जो स्टेयर्स चढ़ने की स्पीड है वो भी बढ़ेगी।
99 फ्लोर नंबर पे हैं, तब तो आपकी स्पीड सुपर फास्ट हो गई होगी। क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकली कि जैसे जैसे आप स्टोरेज बढ़ाते जाएं, फ्लोर बढ़ाते जाएं, आपकी स्पीड बढ़ती जाए? क्या प्रैक्टिकली ये होता है, स्पीड बढ़ती है या कम होती है? तो सीधा सा कंक्लूजन ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में इंक्लूडेड नहीं होती। जितनी भी एनर्जी सोच सकते हैं आप वो सोच लें। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज्यादा लिख दिया, तो इसको मैं शॉर्ट करता हूं। ऐसे लिख सकते हैं, आप लिखें सम ऑफ एनर्जीज ड्यू टू मास प्लस सम ऑफ एनर्जीज ड्यू टू टेम्परेचर प्लस सम ऑफ एनर्जीज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये है, सारे पार्ट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एनर्जीज ड्यू टू मास, energies due to temperature, and energies due to intermolecular forces. अब आप मुझे बताइए कि मेरे पास H2O है 18 ग्राम लिक्विड, इसको मैंने H2O वेपर्स में बदल दिया, 18 ग्राम वेपर्स मिलेगी। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रखा। इंटरनल एनर्जी में क्या कोई चेंज आएगा? अगर आएगा तो कौन सा चेंज आएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है कंपटीशंस में। मेजॉरिटी बच्चे इसमें गलती करते हैं। वैभव बोलो, वैभव। सर सी ऑप्शन होना चाहिए। डेल्टा यू नेगेटिव क्यों लगा बेटा आपको सी? सर बिकॉज H2O पहले लिक्विड था और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा थे एज कंपेयर टू वेपर। बिल्कुल ठीक है। तो टेम्परेचर दोनों साइड सेम है, मास दोनों साइड सेम है, तो फाइनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी होगी वो कम होगी और पहले ज्यादा थी, तो चेंज नेगेटिव। चेंज नेगेटिव आएगा। आपने एक्सप्लेनेशन तो बहुत कुछ दे दिया, बट आंसर बेटा उल्टा है, प्रॉपर नहीं सोच पाए आप उसको। डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। देखो ध्यान से, पॉइंट देखो, इंटरनल एनर्जी में मास की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मास की वजह से चेंज? क्योंकि जो मास लिक्विड का था उतने ही मास की वेपर बन जाएगी। तो स्टेट 1 और स्टेट 2 में मास तो बराबर है, तो मास की वजह से इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। व्हाट अबाउट टेम्परेचर?
टेम्परेचर भी दोनों का सेम दिया, तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। नाउ द थर्ड वन, आपको ये मालूम है कि वेपर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे, लिक्विड में स्ट्रॉन्गर होंगे। तो एक बात तो कंफर्म्ड है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में चेंज आया तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की एनर्जी में भी चेंज आएगा, मींस डेल्टा यू जीरो तो होगा नहीं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, तो जरा कॉमन सेंस लगाइए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हमें करना है, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक करना है। वीक करने के लिए इससे एनर्जी हमें सिस्टम से बाहर निकालनी पड़ेगी या सिस्टम को देनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा बताओ? एनर्जी सिस्टम से विड्रॉ करनी पड़ेगी या सिस्टम को सप्लाई करनी पड़ेगी? वेपर में तो कब जाएगा ये? जब आप सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो जो एनर्जी सप्लाई की वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो जो सेकंड स्टेट बनी उसमें एक्स्ट्रा इंटरनल एनर्जी होगी, थोड़ा ज्यादा होगी। वैभव आपको समझ में आया? यस और नो? यस सर। और ये जो इंटरनल एनर्जी आपने सप्लाई की है वो टेम्परेचर के फॉर्म में तो दिखी नहीं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो जो एनर्जी आपने सप्लाई की है इसका स्पेशल नाम है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहते हैं। 9th-10th में नाम सुना है लेटेंट? लेटेंट की डिक्शनरी मीनिंग होती है हिडन। लेटेंट हीट मतलब हिडन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर के फॉर्म में अपीयर नहीं होती। तो ध्यान दें, एक ये प्रॉब्लम भी आपने सुनी होगी कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर आपके पास है और 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर आपके पास है, विच कॉजेज मोर बर्निंग? तो बिल्कुल ठीक आंसर है, वेपर कॉजेज मोर बर्निंग, सीवियर बर्निंग। टेम्परेचर सेम है 100 डिग्री 100 डिग्री, फिर वेपर में ऐसा क्या है भाई जो ज्यादा सीवियर बर्निंग होगी उससे? तो वो है एक्स्ट्रा एनर्जी जिसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है समथिंग हिडन। जैसे हमारे हनुमान जी में लेटेंट क्वालिटी थी एक, उनको मालूम ही नहीं था कि उनके पास कितनी ताकत है। उनको मालूम ही नहीं था कि वो तो समुद्र को ऐसे ही छलांग लगा सकते हैं, लंका पहुंच सकते हैं।
तो उनके इस ज्ञान को, इस पावर का एहसास किसने कराया? नाम सुना होगा जामवंत। तो जामवंत ने उनको पावर का एहसास कराया कि भाई आप में तो इतनी ज्यादा पावर है कि आप लांग सकते हैं। इससे पहले वो पावर हनुमान जी में हिडन थी, उन्हें मालूम ही नहीं था। ऐसा ही है, हम सब में कोई ना कोई हिडन टैलेंट है, पर वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। देखो ये समझ में आ गया इतना सबको? तो इंटरनल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से चेंज हो जाती है। अब मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, वो भी बार बार आया है। इसी बात को ऐसे एसर्शन रीजन में भी पूछा गया है। सेंटेंस लिखो, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी in an isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है स्टेट 1 एंड स्टेट 2 का सेम टेम्परेचर है। आपको पता है प्रोसेस किसको कहते हैं? ऐसा ऑपरेशन जिसमें सिस्टम की स्टेट बदल जाए। आइसोथर्मल मतलब दोनों स्टेट का टेम्परेचर सेम है, ये मीनिंग है आइसोथर्मल की। तो क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता? ट्रू और फॉल्स? तो आंसर है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछते जाओ। ध्यान देना, आगे न्यूमेरिकल्स में इन्हीं छोटी छोटी बातों में आप ट्रैप होते हैं। अब इसकी मैं थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। मेरे पास एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। 2 एटमॉस्फेयर 3 लीटर कंडीशन है स्टेट 1 की, और 3 एटमॉस्फेयर 2 लीटर स्टेट 2 की। आइडियल गैस। बताओ आप, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? आरुषि बोलो क्या होगा? आरुषि। सर मेरे
हिसाब से तो इसमें नो चेंज होना चाहिए, क्योंकि बॉयल्स लॉ से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो रहा है। हाँ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और फिजिकल स्टेट तो चेंज हुई नहीं, गैस मेंटेन्ड है, गैस मेंटेन्ड भी है। तो ध्यान दो, ना तो मास में कोई चेंज हुआ